हे एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे वेक्टर वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें आगे की चीज़ों को। तो पिछली वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें कि आपका था कि यार एक्चुअल में आपका जो 3D में होता है चीज़ें कैसे दिखती हैं, ठीक है। फिर हमने जो है कुछ बातें की थी कि आपका एक्स वाई प्लेन वगैरह इनके बारे में कि इनका इक्वेशन वगैरह क्या होगा, इनका समीकरण क्या होगा, ठीक है। अब आज की वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर मान लो कि अब पूरी की पूरी जो चीज़ें चलने वाली हैं ये 3D में अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर जो आपका 3D में मैंने बना दिया, ये एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। मैंने बोला कि एक्स एक्सिस जो है आपका, ठीक है, एक्स अक्ष जो है इसका जो है क्या समीकरण क्या होगा, इक्वेशन का क्या होगा, ठीक है, इसका क्या इक्वेशन होने वाला है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, किसी भी चीज़ का इक्वेशन के बारे में जब आप पता करते हो ना तो उसका मतलब यही होता है कि एक ऐसी चीज़ आप बता रहे हो, एक्स वाई जेड इन तीनों में एक ऐसा संबंध बता रहे हो, रिलेशन बता रहे हो जो कि हमेशा जो है सही होगा अगर वो चीज़ होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स एक्सिस का जो है इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो एक ऐसा जो है एक्स वाई जेड में एक आपको रिलेशन पता करना पड़ेगा जो कि हमेशा ही सही रहे, ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप देखो, जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हो तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, हमेशा जीरो होगी, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। अगर मैं टू डी में बात करूँगा तो इस तरह से आपका होता है, ठीक है, ये होता है एक्स और ये होता है वाई आपका। तो यहाँ पर जब आप बात करते हो तो यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि एक्स एक्सिस का क्या जो है समीकरण होगा, इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि वाई की वैल्यू वाई इक्वल्स जीरो, यानी कि ये एक्स एक्सिस वही एक्सिस है जहाँ पर जो वाई हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर गए या फिर नीचे आए तो आपका जो है वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी और वो जो है आपका एक्स एक्सिस नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर आया तो क्या एक्स एक्सिस नहीं है, लेकिन जैसे मैं इस पर आया तो यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा जीरो है, यहाँ पर हमेशा जीरो है, यहाँ पर हमेशा जीरो है। तो यही आपका जो एक्स एक्सिस का समीकरण होता है, y इक्वल्स जीरो। लेकिन ये क्या है, 2D की बात कर रहा मैं। जब 3D में आ जाते हैं तो 3D में आपके 3 एक्सिस हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, y की वैल्यू भी जीरो और z की वैल्यू भी जीरो होती है। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, y इक्वल्स जीरो इक्वल्स जेड, ठीक है, ये चीज़ आपका हो जाता है। सिमिलरली आपका जो वाई एक्सिस के लिए अगर मैं बात करूँगा, इसका समीकरण क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो होगी और जेड की वैल्यू जीरो होगी, तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही जेड एक्सिस के लिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये आपका जो है समीकरण होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि आपने जो है पीछे के अगर वीडियो के देखी है तो उसमें मैंने इसको और ही अच्छे से समझा रखा है, बट यहाँ पर भी ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आपका जो समीकरण होता है ये चीज़ें आपको नोट करके रखनी है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा 3D में, वाई की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू जीरो। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, एक्स इक्वल जीरो, वाई जेड इक्वल जीरो। और इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि यार एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, कोई एक बिंदु है, उसका जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, जनरल कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ मैं। तो हमेशा जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसको। जब एक्स एक्सिस पर मैं पूछूंगा कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जनरल जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा एक्स। एक्स का मतलब कि कोई भी एक एक्स की वैल्यू होगी, वाई हमेशा जीरो होगा, जेड हमेशा जीरो होगा, तो हो जाएगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पर आपका क्या होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, कोई किसी पॉइंट का, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो वाई की जो भी वैल्यू होगी वो वेरी करेगी वाई, और जेड की वैल्यू हमेशा जीरो तय होगा। ऐसे जेड की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, लेकिन जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब देखो यार, जेड हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जेड क्या एक वेरिएबल है, ठीक है। आपने वेरिएबल के बारे में पढ़ा होगा, वेरिएबल का मतलब होता है इसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी समीकरण भी लिखते हैं तो उसमें एक्स वाई और जेड में ही हम एक रिलेशन निकालते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2x धन 3y इक्वल्स 5 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक जो है इक्वेशन है आपकी, एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन है। जैसे जैसे मैं एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करता जाऊँगा, आपकी जो लाइन है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है, ये वेरिएबल हैं जिनका मैं वैल्यू चेंज करता रहूँगा, तो जो लाइन है वो भी चेंज होती रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं जेड की वैल्यू इसमें चेंज करता रहूँगा, आपका ये वाई एक्सिस पर वो पॉइंट चेंज होता रहेगा। अगर मैंने जीरो जीरो कर दिया, सबको जीरो जीरो कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने लिखा 0 0 1, तो ये 1 कहीं ऊपर आएगा, 0 0
1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर मैंने 002 कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा, 003 कर दिया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हो, जो भी आपका जिसके बारे में भी इक्वेशन रहती है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ बनता है। ठीक है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ का हमने इक्वेशन निकाल रखा हुआ वो चीज़ बन जाता है। जैसे कि आप सर्कल निकालते हो, ठीक है, आपने आई होप कि सर्कल को पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर इक्वल्स मान लो 25 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये जो है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर इक्वल्स 25 मैंने लिखा है एक सर्कल का इक्वेशन, तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एक सर्कल बनेगा। ठीक है, जिसका रेडियस हो जाएगा, आई थिंक इसका रेडियस 5 होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या होगा, आई थिंक ये 5 का स्क्वायर होता है जहाँ पर ये आर होता है। ठीक है, हाँ 5 हो जाएगा, तो रेडियस 5 होगा। ये चीज़ यहाँ पर फिक्स हो गई। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जैसे सब चेंज करोगे आपका एकदम एक सर्कल बनता जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ होता है आपका इक्वेशन के बारे में कि एक्स और वाई को जैसे जैसे चेंज करोगे एक जो आपका अलग शेप बनता है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ये इसका लोकस है। ठीक है, इस चीज़ का लोकस है जो ये चीज़ यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपना डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 2D में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसको मैं बताऊंगा, फिर मैं 3D में बताऊंगा। अब यार देखो, जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले लेक्चर में बोला था कि आपको कम से कम जो है यहाँ पर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझने वाली होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं जो भी चीज़ें उनको अच्छे से समझाऊँगा। तो सबसे पहले जो है 2D में जो है हमारा फार्मूला क्या होता है कि दो बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका। ठीक है, तो ये मैंने एक लिया, लाइन ले लिया और इस पर सपोज करो कि ये है पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2 और y2 है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है मुझे ये चीज़ पता करना है। तो सबसे देखो, पहले एक तो डायरेक्ट मेरा फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है डिस्टेंस d इक्वल्स हो जाता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर धन में y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान में ये रखना है कि x जो है x वाला टर्म, x वाले को x वाले में से घटाना। ठीक है, अब x वाले में से x वाले को घटाओगे तो x1 में से x2 को भी घटा दो या फिर x2 में से x1 को घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर जो y वाले में से y को ही घटाना है, यानी कि y1 में से y2 को घटाओ या फिर y2 में से y1 को घटाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखो, अगर सपोज करो कि x1 का मान 3 है, x2 का मान 2 है, सपोज 5 है, तो आपने क्या किया, अगर x1 माइनस x2 किया तो आपका क्या मिलेगा, ऋण 2 का स्क्वायर। और अगर आपने x2 माइनस x1 किया, ठीक है, अगर आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये आपका होल स्क्वायर है, तो अगर ऋण भी आ रहा है कोई चीज़ तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर के वो प्लस बन जाएगा। तो इसलिए हमें बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि x में से x को घटाना है, उसका स्क्वायर कर देना है, धन में y में से y को घटा के स्क्वायर कर देना है, फिर उसका अंडर रूट ले लेना, वही आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ये तो हो गया कि हमारा डायरेक्ट फार्मूला। अब ये फार्मूला आता कैसे, ये भी आपको समझने वाली चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने कभी ये वाला फार्मूला पढ़ा है तो इस पर ज़रूर अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, क्योंकि इतना ये बेसिक चीज़ है कि आपको जो है ये चीज़ आना चाहिए कि हम कैसे जो ये वाला फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको बस पता हो कि एक लाइन है या ये चीज़ आपको पता हो कि दो बिंदु हैं, दो पॉइंट हैं और इनके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पॉइंट ए दे दिया है, दूसरा पॉइंट दे दिया है, तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर जो खुद जो आप ट्राई कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, बाकी जो है मैं सॉल्यूशन आगे बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपने जो है ये ट्राई किया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, आपको डेरिवेट कैसे करना है, क्योंकि देखो जो भी चीज़ है आप जब तक खुद नहीं सोचोगे कि ये चीज़ कैसे आया, पढ़ने का ही एक तरीका है कि आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे आया। ठीक है, ये चीज़ कैसे आया, जब आप ये चीज़ सोचोगे तो आप उसका डेरिवेशन पर जाओगे, जब आप डेरिवेशन पर जाओगे तो खुद कहीं ना कहीं चीज़ों को आप जो है जितना भी आपके पास नॉलेज है सारी चीज़ों को आप लगा करके उसको ट्राई करोगे, हाँ ये जो फार्मूला आया कैसे उसको निकालने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर जो है हम वही चीज़ करने वाले हैं। ये मेरा है पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है मेरा x2 और y2 है। मैं इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर एक क्या बना लेता हूँ, 2D में सारी चीज़ें हो रही हैं, मैंने यहाँ पर बना लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये y हो गया।
अब मैंने क्या बोला कि x1 y1 का मतलब क्या है। x1 y1 का मतलब ये हुआ कि x डिस्टेंस जो है इस x एक्सिस पर है, ठीक है। यानी कि कुछ अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालूँ, इस पर लंब डालूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरी डिस्टेंस आएगी यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट तक, वो क्या हो जाएगी, x1 होगी। इतना क्लियर है। ऐसे ही मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ y पर, तो क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है क्या है, ये y1 है। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली ये क्या होगा आपका, ये यहाँ तक जो x पर, यहाँ पर जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, ये होगा x2। और ऐसे ही ये वाला जो डिस्टेंस होगा y पर, ये आपका हो जाएगा y2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाली दूरी, ये जो दूरी दिख रही है, ये वाली दूरी हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे मिलाया, ठीक है, और ये वाला ऐसे मिलाया। ये क्या हो गया, 90 अंश के कोण पर बन रहा है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जो आपका होता है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये वाली दूरी पता हो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता हो, ये वाली दूरी मुझे पता हो, और मुझे ये वाली दूरी पता हो, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे और ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब इतना तो आपको आइडिया लग गया कि बस हमें, हमारा सारा खेल यहीं पर है और ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x2 माइनस x1। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, x2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x1 है। तो बीच वाली दूरी हमें अगर निकालनी हुई ये वाली, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, x2 में से x1 को हम घटा देंगे तो हमारे ये बीच वाली दूरी मिल जाएगी, तो ये हो गई हमारी x2 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये पूरी की पूरी दूरी y2 है, और यहाँ से जो है आपकी पूरी की पूरी दूरी y1 है। हमें क्या चाहिए, ये ऊपर वाली इतनी दूरी चाहिए। तो इतनी दूरी जब चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। बस पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, ये हमारा d है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं d स्क्वायर बराबर x2 ऋण x1 का होल स्क्वायर धन में y2 ऋण y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से d बराबर आ जाएगा, यही आपका आ जाता है अंडर रूट में। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा 2D में ये जो है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कैसे आता है। अब जो है सेम काम हम करने वाले हैं 3D में। सिमिलर, हमें एकदम पूरा का पूरा सिमिलर चीज़ होगा 3D में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब बात करते हैं कि यार 3D में आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो एक चीज़ है कि आप खुद जो है ट्राई करो, क्योंकि अगर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत भी 3D में पता चल रही हैं तो आप जो इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो। बस मैं इतना आपको बताऊँगा कि एक हिंट देता हूँ, हिंट मतलब कोई वैसा हिंट है नहीं, बट आप देखो क्या होगा कि जो भी पॉइंट आपका होगा 3D में क्या होगा, यहाँ पर जो एक पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और z1 होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, x2 y2 और z2 होगा। ये आपके 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप सिमिलर चीज़ को ट्राई कर सकते हो। आपका जो भी कॉन्सेप्ट 2D में होता है, सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, तो यार उतनी तो आपको जो है अकल लगानी पड़ेगी कि आपका ये जो फार्मूला आता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, 5 से 10 मिनट स्पेंड करो कैसे आता है, फिर जो वीडियो को आगे देखो जिसमें मैं सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ कैसे जो यहाँ पर 3D में ये जो भी फार्मूला है वो आता है, ठीक है। तो आई होप जो है आपने ट्राई किया होगा। मैं अब जो है इस चीज़ को आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इसको भी काफ़ी जो है इजी वे में समझाने का ट्राई करूँगा मैं। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है आपका। ये 3D में ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। हमने क्या बोला, एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है यहाँ पर x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर आपका x2 y2 z2 है। मैंने कुछ इस तरह से बनाया, पेन, ये जो है पेन की जो पूरी लेंथ है, यही आपको जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है इस वाले पर, ठीक। तो इस तरह से मैंने कर दिया। इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, इस तरह से ये आपका जो है स्पेस में इस तरह से ये जो है 2 पॉइंट हैं। अब मैंने बोला कि स्पेस में इस तरह से मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा ऐसे करके। मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको जो है जो पीछे आपने पढ़ रखी हैं उनको आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला
कि ठीक है, मेरे को ये चीज़ पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मेरे को पता है कि अगर मैंने क्या किया कि ऐसे जो है 2 पॉइंट, मेरे को एक पॉइंट ए है एक पॉइंट ए है, तो मैं क्या करूँगा ऐसे जो है इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया ना, इन ये जो ऐसे है 2 पॉइंट, इनको मैंने लाया इस तरह से एक तल में, और इस पूरे को पूरे लाया मैंने एक्स वाई तल में ला दिया इस तरह से। एक्स वाई तल में जैसे ही लाया तो आप क्या देख रहे हो, जेड वाला जो दूरी है पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरह से आपके पॉइंट बनेंगे। ये आपका जो है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है आपका, ठीक है। तो सारा चीज़ अब आपका आ गया इस वाले तल में, यहाँ पर आ गया x1 y1, ठीक है। यहाँ पर z की वैल्यू 0 है तो हमें z की लिखने की ज़रूरत नहीं है, और x2 y2, ठीक है। आप z को 0 भी लिख सकते हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर z की वैल्यू 0 है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसलिए मैं z को हटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये x1 y1 आपका ये 2 बिंदु x2 y2, तो हमें तो एक चीज़ पता है यार, हमने पीछे पढ़ रखा है कि 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2 है। अगर आपका 2D में है तो आपका क्या हो जाएगा, उसके बीच का डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया कि ये d1 डिस्टेंस है, और d1 बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर धन y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमें पता है। अब मुझे पता चल गई कि ठीक है, ये जो दूरी है ये मेरी x1, ये जो है d1 दूरी है। मैंने क्या कि इसको उठाया, जो z1 दूरी थी ना वहाँ तक मैंने इसको उठाया है, ठीक है, z1 तक उठाया। अब ये मेरा जैसे z1 तक जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये लाइन कुछ इस तरह से बन गई। यहाँ पर z1 तक ये लाइन आई तो ये वाला पॉइंट का हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और ये वाला पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2, और ये z1 होगा। क्यों z1 होगा, क्योंकि z की वैल्यू हमें अभी हमने दोनों तरफ सेम रखी है, ऐसे सेम हमने यहाँ से उठाया और दोनों तरफ अभी सेम रखा है। अब हमने इसको तिरछा इस तरह से नहीं किया, अभी हमने ऐसे ही रखा है z1, ठीक है, z1 दूरी पर है। हमें ये दूरी पता चल गई, ये दूरी, और अगर हमने ये z वाली दूरी ऐसे निकाल ली तो हम ये वाली दूरी निकाल लेंगे पाइथागोरस से, क्योंकि जो ये चीज़ आपका बन रहा है ये क्या बन रहा है, 90 अंश के कोण पर बन रहा है, कुछ इस तरह का चीज़ बन रहा है, ठीक है। ये आपका जो d1 हो गया। अब देखो जो दूरी है ये दूरी तो सेम रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया, जो लेंथ है ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको हमने यहीं से उठाया है, ऐसे इसको ऐसे उठाया है यहाँ पर, ठीक है, इस दूरी तक। तो हमारी ये जो दूरी है वो सेम रहेगी, अभी भी ये दूरी चेंज नहीं होगी। ये वाली जो दूरी है d1 वो सेम रहेगी यहाँ पर भी, तो अभी भी ये d1 ही रहेगी, ठीक है, ये जो है चेंज नहीं होगी। अब दूसरी चीज़ क्या होगी कि ये z1 दूरी तक है, और ये जो है पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कुछ x2 y2 और z2 है। तो हमें क्या पता है कि जब हम इस तरह से बनाते हैं, अपना एक्सिस बनाते हैं तीनों, तो अगर हम इस एक्सिस पर ऊपर जाएंगे, ठीक है, कहीं पर भी एक बिंदु लिया हमने, बस ऐसे ऊपर ऐसे गए, ऊपर गए या फिर ऐसे नीचे आए, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ z वाला चेंज होगा, x और y हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अगर यही काम मैंने कहाँ पर किया, इस वाले तल में किया, यानी कि एक पॉइंट ऐसे इधर की तरफ मूव कराया, यानी कि ऐसे ऐसे मूव कराया, ऐसे आगे और पीछे मूव कराया, तो हमारा जो ये तल है y और z ये तो सेम रहेगा, लेकिन हमारा क्या है, x वाला जो है वो जो है हमेशा मान कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। तो ये इससे आपको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, z वाला जो है ये जो है चेंज होगा। तो जैसे ही हम ऊपर गए तो हमारा बस z वाला यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये x2 y2 हमारा अभी भी रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 रखा है कि x और y तो हमेशा सेम रहेगा, जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, लेकिन z की वैल्यू चेंज होगी। तो अब देखो क्या होगा, जो पूरी दूरी है वो कहाँ से मापी जाती है, ओरिजिन से मापी जाती है। तो आपका पूरी दूरी है z2, और एक दूरी आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये है z1 है। तो आपको ये वाली दूरी निकालनी होगी, तो आप क्या करोगे, z2 माइनस z1 करोगे, तो हमें ये वाली दूरी भी मिल गई कि ये है z2 माइनस z1। तो जैसे ही आपको ये दूरी मिली है, अब आप क्या कर सकते हो, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली चीज़ निकाल सकते हो। ये 90 अंश के कोण पर है, तो हमारा जो d होगा वो क्या हो जाएगा, d बराबर या फिर d स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर धन z2 ऋण z1 का स्क्वायर, और d1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर धन y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर धन z2 माइनस
Z1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप Z1 माइनस Z2 भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए हमने यहाँ पर अंडर रूट हटा दिया है, तो ये आपका जो हो जाता है। और जब D निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो है, अब एक चीज़ है कि यहाँ पर अंडर रूट है तो कुछ लोग बोलेंगे जो भी आपका आंसर आएगा प्लस माइनस करके आएगा, तो ये दो हमारे यहाँ पर आंसर होंगे। जैसे मान लो +-3 कहीं पर आया तो आपको हमेशा क्या करना है, +3 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि दूरी है, और दूरी आप कभी भी देखते हो, दूरी कभी भी आप निगेटिव में नहीं मापते हो। ठीक है, जो भी दूरी आप मापते हो क्या होता है, हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारी जो दूरी होगी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया कि हमारा जो 3D में है कैसे हम डिस्टेंस वाला फार्मूला यहाँ पर जो है डिराइव कर सकते हैं। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे यार कि अभी इसी में बेसिक चीज़ों में काफ़ी चीज़ें अभी देखने को है। मेन चीज़ है कि आपको अभी सबसे पहले 3D को विजुलाइज कराना है, कैसे आप 3D में सारा चीज़ करते हो। जब आपको चीज़ें 3D में समझ में आ जाएंगी, एक बार विजुलाइज आप करने लगोगे तो आपका जो लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। कोई भी आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।